में जाएंगे ना, ये फोन में उतना अंदाज नहीं आता है, और लैपटॉप खोलूं तो समस्या है। इससे बढ़िया मैं सोचती हूँ कि पता चलता है कि ये देखो जारी रखें, यहाँ से आ जाएगा बस। अब मुझे पता नहीं कौन से पेज पे जाना पड़ेगा, 30वें पेज पे थे हम। चलिए अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यदि अन्वय व्यतिरेक वाला मामला अगर हम समझें, ये अन्वय व्यतिरेकी कारण होता है या ऐसा समझें, तो अन्वय व्यतिरेकी तो किसी का कारण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो है व्यतिरेक संभव नहीं है आकाश इत्यादि का। तो इसलिए यह अन्वय व्यतिरेक वाले का खंडन किया है। उसके बाद अन्वय और व्यतिरेक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कारण 3 प्रकार के। अभी तो हम कारण का लक्षण पढ़ रहे थे। कारण क्या होता है? जो किसी कार्य से पूर्व उसका होना निश्चित हो और वो अनन्यथा सिद्ध हो, तो वो कारण होता है। अब कारण के प्रकार कह रहे हैं, कारण 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से कारण 3 प्रकार का होता है। तत्र समवेतम कारणम समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। इसको नोट कर लेना आप। पहली बात तो ये कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। उसके बाद ये समवायी कारण हम पढ़ रहे हैं, जो कार्य से समवेत संबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, अर्थात जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो वो कार्य के साथ समवेत संबंध से उपस्थित होता है, अर्थात वो चिपका हुआ होता है, कार्य से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? समवायी कारण का लक्षण है। जो कार्य से समवेत संबंध से जुड़ा होता है वो समवायी कारण है। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम, जिस प्रकार से तंतु पट के समवायी कारण। तंतु मतलब वो जो धागे होते हैं। ये ढंग से आप लोग सुन नहीं पाए थे, वैसे मैंने पढ़ा रखा है ये, क्योंकि नेटवर्क की वजह से। तो जो तंतु होते हैं वो पट के समवायी कारण होते हैं। यतः तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। जो तुरी इत्यादि हैं वो तो उनसे जो है समवेत संबंध के द्वारा कपड़े से नहीं जुड़े रहते हैं, अर्थात जैसे कपड़े का निर्माण हो गया तो तुरी, बेमा इत्यादि फिर हट जाएंगे, वो थोड़ा ना जुड़े रहेंगे उसके साथ। उसके बाद आगे कह रहे हैं तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते। ये शंका वाला व्यक्ति तुरी इत्यादि हैं, उनका संबंध भी तो उसी प्रकार है जैसा तंतु का संबंध है। तत् कथम तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। कह रहे हैं कि तब कैसे तंतु ही पट के समवेत पट से समवेत रूप से जुड़े हैं, पट के साथ समवायी कारण है, वो तुरी इत्यादि क्यों नहीं है? ऐसा जो है शंका वाला व्यक्ति कह रहा है। आगे कहते हैं सत्यम। अब इन्होंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हो, सत्यम द्विविध संबंध संयोग समवाय इति। संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः अन्योस्तु संयोग एव। अयुत सिद्धों का संबंध समवाय होता है। संबंध 2 प्रकार के होते हैं, इसको समझ जाएंगे आप। संबंध एक होता है संयोग, दूसरा होता है समवाय संबंध। ठीक है, 2 प्रकार का संबंध होता है, संयोग और समवाय संबंध। जो अयुत सिद्ध होते हैं, जो एक दूसरे के साथ चिपक करके जुड़े रहते हैं, उनका संबंध होता है अयुत सिद्ध संबंध। और वो समवाय संबंध कहलाता है, जो जुड़ा हुआ संबंध होता है, यानी कि एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, वो होता है अयुत सिद्ध संबंध। और जो अयुत सिद्ध संबंध से जुड़े रहते हैं उनका समवाय संबंध होता है, अन्य का जो है संयोग संबंध होता है। अब यहाँ पर पूछेंगे अयुत सिद्ध कौन होते हैं? यो मध्ये एकम अविनश्यत प्राश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धो। ये जिनमें जो 2 चीजें होती हैं उन दोनों के मध्य, क्योंकि द्विवचन है ना, कौ पुनः अयुत सिद्धो, कौन अयुत सिद्ध हैं। और फिर ये जो है बता रहे हैं तर्क भाषाकार, जिन दोनों के मध्य एक अविनश्यत यानी कि एक बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित रहता है, वे दोनों अयुत सिद्ध होते हैं। जैसे तंतु और पट, कपड़ा, कपड़ा जो होता है वो उस पे तंतु जो होते हैं आश्रित रहते हैं, उसी पर चिपक करके रहते हैं। यदि तंतु नष्ट हो जाए तो कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा, यदि कपड़ा नष्ट हो जाए तंतु अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं अयुत सिद्ध संबंध। क्लियर हो गया होगा अयुत सिद्ध संबंध?
उसके बाद जी थैंक यू, क्लियर हो गया है। तो उसके बाद ये स्लाइड थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर आगे आएगा इसका के बारे में पंक्ति ही है, अवयव अवयवी गुण गुणी जो होते हैं आपस में अयुत सिद्ध संबंध से जुड़े रहते हैं। जैसे तंतु जो है क्या है, अवयव अवयवी है, और नहीं सॉरी अवयव है तंतु, और पट जो है अवयवी है। जो पट में अवयव रूपी जो तंतु है वो अयुत सिद्ध संबंध से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार से घट जो होता है वो गुणी या अवयवी कह सकते हैं हम उसको, और जो घट रूप नहीं सॉरी जो वो होगा मृत पिंड जो होगा, मिट्टी का ढेला जो होगा वो अवयव हो जाएगा उस घट का। तो मिट्टी के ढेले और इसका जो है अयुत सिद्ध संबंध होता है, और जो अयुत सिद्ध संबंध से जुड़े रहते हैं वो उनका ही समवाय संबंध, या वो एक दूसरे के समवायी कारण वही होते हैं। उसके बाद हमने कारण यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये कारण 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। उसके बाद आगे चलेंगे, संबंध 2 प्रकार के होते हैं। जो बातें अभी हो चुकी हैं वही है, संबंध 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और समवाय संबंध। उसके बाद आगे चलेंगे, ये यहाँ पर अयुत सिद्ध का लक्षण फिर से दिया है किसी अन्य के अनुसार, तौ अयुत सिद्धो द्वौ विज्ञातव्यो ययो द्वयो अनश्यद एकम पराश्रितम एव अवतिष्ठते। यानी कि अयुत सिद्ध उन दोनों को जाने, विज्ञातव्यो उन दोनों को अयुत सिद्ध जाना जाए जिन दोनों के मध्य एक अनश्यत यानी कि बिना नष्ट हुए दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे तंतु के द्वारा कपड़ा बनता है, तो तंतु नष्ट नहीं होता है, तंतु कपड़े में ही आश्रित हो जाता है। तो ये तंतु और कपड़े का संबंध अयुत सिद्ध संबंध हो गया। जिस प्रकार अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष, नित्य द्रव्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो वे दोनों आपस में अयुत सिद्ध हो गए। अवयव आदयो ही यथाक्रमम अवयव आश्रिता, अवयव इत्यादि यथाक्रम यानी कि अवयव इत्यादि जो है अवयव, गुण, क्रिया, जाति और विशेष द्रव्य यथाक्रम सह अवयवी, गुणी और क्रियावान, जाति व्यक्ति और नित्य द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ये अवयव आदि अवयवियों पर आश्रित रहते हैं, यही इसका अभिप्राय है। उसके बाद एव आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यत, बिना नष्ट हुए उन पर आश्रित रहते हैं। उसके बाद विनश्यतावस्थाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव आदि, विनाश की अवस्था में अवयव इत्यादि निराश्रय हो जाते हैं। जैसे तंतु नाशे सती पटः, तंतु का नाश हो जाने पर कपड़ा जो है जिस प्रकार से क्या हो जाता है, निराश्रित हो जाता है। अर्थात कपड़ा फिर क्या बचेगा, कपड़े का अस्तित्व ही नहीं बचेगा यदि तंतु नष्ट हो गया तो। वह आश्रय नाशे सती गुण, या गुण का जो आश्रय होता है, जो तंतु रूपी जो गुण का आश्रय पट है वो नष्ट हो गया तो फिर तंतु भी निराश्रित हो जाएगा। विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम, विनश्यता का अभिप्राय है विनाश का यानी कि नष्ट होने का भाव जो उत्पन्न हो जाता है वही विनश्यता है। उसके बाद इसका उतना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे, तंतु पट अपि तंतु पट अवयव अवयविनो तेन तयो संबंध समवाय यह अयुत सिद्धत्वाद। अब कह रहे हैं तंतु और पट जो हैं अवयव अवयवी हैं, इसलिए इनका संबंध समवायी होगा अयुत सिद्ध होने के कारण, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अयुत सिद्ध संबंध से जुड़े रहते हैं। और ये अवयव अवयवी तंतु और पट दोनों का संबंध जो है क्या हो जाएगा, समवाय संबंध है। अब संबंध के विषय में प्रश्न आते हैं, तो तंतु और पट जो है ये कैसे, तंतु और पट का समवाय संबंध है। तुरी पटयोः न समवायो अयुत सिद्धत्वात् अयुत सिद्धवा भावात। तंतु और तुरी और पट का, जो तुरी होती है मशीन या जो भी होता होगा कपड़े बनाने का साधन, उसका जो है समवाय न समवाय, उसका जो है कपड़े के साथ समवाय नहीं होता है, क्योंकि वो अयुत सिद्ध का अभाव है। वहां पर तुरी जो है हमेशा कपड़े के साथ
जुड़ी हुई नहीं रहती है जिस प्रकार से तंतु जुड़ा रहता है। तो कह रहे हैं इन दोनों का संबंध नहीं होता है। न ही तुरी पट आश्रिते उत्तिष्ठते नापि पटः तुरी आश्रित, न ही तुरी पट पर आश्रित होती है, न ही पट तुरी पर आश्रित होता है। अतः तयो संबंध संयोग एव, इसलिए उन दोनों का संबंध क्या होगा? संयोग संबंध होगा। तदेव तंतु समवेतः पट यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। तदेव तंतु समवेतः पटः यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तद समवायी कारण। कह रहे हैं जो तंतु होता है वो समवेत संबंध से जुड़ करके पट के साथ होता है, इसलिए जो समवेत होता है, समवेत होकर के जो कार्य को उत्पन्न करता है उसी को जो है समवायी कारण कहते हैं। समवेत का मतलब होता है जुड़ करके रहना, हमेशा उसी के साथ जुड़ा रहता है अयुत सिद्ध संबंध के माध्यम से, तो वही जो है उसका समवायी कारण होता है, अन्य नहीं होते हैं। जो समवाय संबंध के जो द्वारा जुड़ा रहता है, जो अयुत सिद्ध के माध्यम से जुड़ा रहता है, वही उस कार्य के प्रति समवायी कारण होता है। इतना समझने की आवश्यकता है। अतः तंतु एव समवायी कारणम पटस्य न तुर्यादि, इसलिए तंतु ही पट के समवायी कारण है, न कि तुरी इत्यादि। पटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, और पट जो है अपने रूप इत्यादि का समवायी कारण होता है। एवं मृत पिंडो अपि घटस्य समवायी कारणम घटश्च रूपा स्वगत रूपादेह समवायी कारणम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब आगे की बात है। पहले तो इतना जान लें, तंतु पट का समवायी कारण और मिट्टी का पिंड, मृत पिंड जो है वो घट का समवायी कारण। अब जो पट है वो किसका समवायी कारण? अपने रूप का। जो पट के अंदर जो रूप होता है उसका समवायी कारण कौन है? पट है। और जो घट रूप, घट का जो कलर इत्यादि होता है, घट का किस कलर का है, काला है, सफेद है या लाल है, तो वो जो होता है वो घट, उसका समवायी कारण घट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कभी कभी, इसको ध्यान रखें। पट का समवाय, तंतु पट का समवायी कारण, मित्रपिंड घट का समवायी कारण, अपने रूप का पट समवायी कारण, और उसी प्रकार से घट अपने रूप का समवायी कारण। अब फिर से शंका होगी, ननु यदेव घटादयो जायन्ते, जिस समय घट इत्यादि उत्पन्न होते हैं, तदेव तद्गत रूपादयो अपि अतः समान कालीनत्वाद गुण गुणिनो सभ्य इतर विषाणवत कार्य कारण एव नास्ति पौर्वा पर्याभावात अतो न समवायी कारणम घटादयः स्वगत रूपादीनाम कारण विशेषत्वाद समवायी कारणस्य। अब ये जो महान व्यक्ति हैं जो शंका उत्पन्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घट इत्यादि जब पैदा होते हैं, यदैव जब घट इत्यादि उत्पन्न होते हैं, तदैव उसी समय तदगत रूपादयो अपि, उसके जो रूप इत्यादि हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः समकालीनत्वाद, एक ही काल में उत्पन्न होने के कारण गुण गुणी जो है सभ्य इतर विषाणवत, सभ्य मतलब होता है बायां और इतर मतलब बाएं के अलावा दायां, विषाण मतलब होता है सिंह, वत सिंह की तरह, सिंह जो जानवरों के होते हैं उनके समान, कार्य कारण भाव एवं नास्ति, उनमें कार्य और कारण का भाव ही नहीं है। इनके कहने का अभिप्राय है घट और घट रूप एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो ये तो ऐसे हो गए जैसे दायां सिंह और बायां सिंह जानवर का उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो है एक दूसरे के प्रति कार्य कारण तो नहीं है, और कार्य कारण न होने के कारण वो समवायी कारण नहीं होगा, क्योंकि जो कारण होते हैं वो पहले पूर्व भाव होना चाहिए कारण का। ये कह रहे हैं दोनों चीज एक साथ उत्पन्न होगी, समानकालीन होगा घट रूप और घट, तो फिर वो गुण और गुणी, घट रूप और घट जो है गुणी हो गया और घट रूप गुण हो गया उसका, तो वो गुण गुणी दोनों एक ही साथ उत्पन्न हो रहे हैं, उनका तो पूर्व पर ये भाव। ये टाइम ठीक है, आवाज देखते हैं भाई, क्लास भी जाना होता है ना, आज तो क्लास नहीं लगी इसलिए देखेंगे जैसा सही रहेगा, कुछ तो करेंगे। न समवायी कारणम घटादयः स्वगत रूपादि नाम, तो इस पूर्व पर्य अभाव के कारण घट आदि का, घट आदि अपने रूप इत्यादि का समवायी कारण नहीं हो सकते हैं। कारण विशेषत्वात् समवायी कारणस्य,
कारण विशेष होने के कारण समवायी कारण का ये दोनों एक दूसरे से पूर्व भाव नहीं हो रहा है, कह रहे हैं, इनके कहने का ये मतलब है पूर्व भाव इनका नहीं हो रहा है, ये दोनों रूप घट रूप और घट एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब ये एक दूसरे के प्रति ऐसे ही हैं जैसे दोनों शींग एक साथ उत्पन्न होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति कारण नहीं होते हैं। इसी प्रकार से घट रूप और घट भी एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति कार्य कारण नहीं होते हैं, ऐसा इनका कहने का अभिप्राय है। उसके बाद केशव मिश्र जी आगे कहेंगे, तो वो कहते हैं अत्र उच्यते, यहाँ पर कहा जा रहा है न गुण गुणिनो समकालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणम एवं प्रथमम उत्पद्यते पश्चात तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। ये कह रहे हैं केशव मिश्र जी, ठीक है मैं अब बताता हूं तुम्हें, जैसा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। न गुण गुणिनो, गुण और गुणी जो हैं हार नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लोग चैट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या मेरे से बात करते रहे, समझ में नहीं आ रहा है तो। अत्र उच्यते न गुण गुणिनो समकालीनम जन्म किंतु द्रव्य निर्गुणम एवं प्रथम उत्पद्यते। यहाँ कह रहे हैं गुण और गुणी का समकालीन जन्म नहीं होता है, किंतु जबकि द्रव्य जो होता है यानी कि घटपट इत्यादि घटपट रूपी जो द्रव्य है वो प्रथम क्षण निर्गुण ही उत्पन्न होता है, उसके बाद तत्समूहता गुणा उत्पन्नते, उसके बाद ही जो है उससे संबंधित गुण उत्पन्न होते हैं। समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनो समान कालीन समान सामग्रिकत्वाद भेदो न स्यात्। अब कह रहे हैं कि समान काल उत्पत्ति यदि तुम मानते हो घट रूप और घट दोनों, क्योंकि जो प्रतिपक्षी व्यक्ति है वो कह रहा है घट और घट रूप एक ही साथ उत्पन्न होते हैं एक ही काल में, तो कह रहे हैं यदि तुम समान काल मानते हो तो गुण और गुणी में समान सामग्री के कारण भेद नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई। अब जो कारण होता है उसका पूर्व भाव होना चाहिए, तो मिट्टी दोनों के प्रति कारण हो जाएगी। अब कार्य तो दो हो रहे हैं, एक घट हो रहा है एक घट का रूप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि दोनों को एक ही काल में उत्पन्न मान लेते हैं तो फिर मिट्टी और कोई अन्य चीज भी होना चाहिए था कारण, क्योंकि जब कार्य दो हैं तो कारण भी अलग अलग होने चाहिए थे। लेकिन यदि कार्य समान सामग्री हो गई तो फिर उनमें भेद नहीं हो पाएगा। जो दो कार्य तो तुम बता रहे हो जो शंका वाले हैं, लेकिन कह रहे हैं दोनों एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस आधार पर वो समझा रहे हैं केशव मिश्र जी की ऐसा नहीं है। कारण भेद नियतत्वाद कार्य भेदस्य, जब कारण भेद है कार्य भेद है तो कार्य भेद का कारण भेद भी निश्चित है। यदि दो कार्य होंगे घट रूप और घट रूपी दो कार्य होंगे तो कारण भी दो होने चाहिए। तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एवं घट उच्यते, इसलिए घट जो है प्रथम क्षण में निर्गुण ही उत्पन्न होता है। गुणेभ्यः पूर्वाभावीति भवति गुणानाम समवायी कारणम, गुणों से गुणी का गुणों से पूर्व भाव होता है, इसलिए जो है घट रूप घट के प्रति घट जो है घट रूप के प्रति समवायी कारण हो जाएगा, तो ऐसा इनका मत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बोल के पूछ सकते हैं, आज चल रही है ईश्वर की कृपा से क्लास। तो अब तदा कारण भेदो अपि अस्ति घटो ही घटम प्रति कारणस्य एव पौर्वापर्याभावात्। अब कह रहे हैं यदि तुम्हारे यदि मानते भी हैं तो कारण भेद भी मान लेते हैं तो घट घट के प्रति ही कारण नहीं हो पाएगा पूर्व पर के अभाव के कारण, क्योंकि जब घट और घट रूप रूपी दो कारण हो गए तो फिर अब ठीक है हमने मान लिया कि घट रूप का कारण, यदि तुम कहते हो दोनों एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तो कारण तो भेद होना चाहिए। अब ऐसा कहते हो तो घट रूप पहले मिट्टी कारण होगी समवायी, उसके बाद घट उत्पन्न हो गया मिट्टी से, फिर घट रूप के प्रति यदि घट को कारण तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन यदि मानते भी हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब घट ही घट के प्रति कारण नहीं हो सकता है। यदि दोनों एक ही काल में उत्पन्न हुए तो दोनों एक ही वस्तु हो जाएगी, तो फिर घट कैसे घट रूप के प्रति कारण हो, नहीं घट के प्रति, क्योंकि घट का ही तो रूप है ना, तो कैसे कारण हो सकता है। यदि पूर्व भाव मानते हो तो फिर घट घट रूप के प्रति पूर्व भावी हो जाएगा। तो वहां पर उनके मत का बढ़िया तरीके से तर्क भाषाकार ने खंडन
कर दिया। उसके बाद आगे चलेंगे, न ही स एव तमेव प्रति पूर्वाभावी पश्चात भावी च इति। पहले बोला कि घट घट के प्रति ही कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम समानकालीन मानते हो तो। और दूसरी बात, यदि और उनमें से जब घट और जब समानकालीन होंगे तो फिर कौन पूर्व भावी होगा, कौन पश्चात भावी होगा, यानी कि पूर्व भावी और पश्चात भावी का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए हमारी बात सुनो, पहले घट उत्पन्न होता है निर्गुण रूप में, फिर उसका रूप अगले क्षण में उत्पन्न होता है। इसलिए घट अपने रूप के प्रति समवायी कारण है, ऐसा तुम समझ जाओ। ये जो प्रतिपक्षी है उसको जवाब दे रहे हैं, स्वगुणान प्रतितु पूर्व भावित्वाद भवति गुणानाम समवायी कारणम। अब कह रहे हैं अपने गुणों के प्रति तो घट जो है पूर्वाभावित होने के कारण, पहले निर्गुण घट की उत्पत्ति अगर मानते हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने घट रूप के प्रति वो समवायी कारण हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उसकी उत्पत्ति हो रही तो पूर्व भावी भी हो जाएगा, और घट रूप पश्चात भावी हो जाएगा तो वो कार्य भी हो जाएगा। यदि तुम दोनों को समान काल में मानते हो तो फिर ये बात बैठने वाली नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा मानो, पहले घट निर्गुण रूप से उत्पन्न होता है, फिर उसका अगले ही क्षण रूप उत्पन्न होता है। अब इससे पहले वो स्लाइड नहीं है क्या इसमें, देखती हूँ मैंने अभी लगाई तो थी। अच्छा, इसके बाद देखते, यही वाली थी शायद, थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड होने की मुझे शंका हो रही है, फिर भी देखते हैं। यही वाली थी, वो बाद में थी। तो सत्यम प्रथमे क्षणे घटो चक्षुषा न, अच्छा ये इससे पहले कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 मिनट में देख लेती हूँ। है यहाँ पे ननु एव सती प्रथमे क्षणे घटो चाक्षुषा स्यात्, यही वाला है। अच्छा 1 मिनट, कुछ स्लाइड मुझे मिस जैसी लग रही है इसमें। हाँ, गुणानाम समवायी कारणम पढ़ा ना, थोड़ा सा उसी में थी क्या, इससे पहले वाली स्लाइड में? 1 मिनट, हाँ ये छोड़ दिया ना मैंने, नीचे रह गया था नीचे वाला ननु एव सती प्रथमे क्षणे घटो चाक्षुषा स्यात्, ये छुप गया था ना, मैंने जूम कर लिया था इसलिए। वही मुझे लग रहा है आधा अधूरा जैसा लग रहा है अगला पेज। चलिए ठीक है। ननु एवं सति प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषा स्याद अरूपितत्वाद। ये जो है ये फिर शंका होगी। उन्होंने बोला कि पहले जो है घट उत्पन्न होगा, फिर घट का रूप उत्पन्न होगा, तो फिर अब ये उनके शंका का समाधान कर दिया। यदि तुम्हारे हिसाब से चलें, जैसा तुम कह रहे हो वैसे चलें, तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। घट जो है अपने ही प्रति पूर्व भावी पश्चात भावी कैसे होगा, कैसे अपने ही कार्य का कार्य कारण हो जाएगा। जानकी जी गुड आफ्टरनून। सुनिए, आपने पहले शायद देखा होगा, ये दोबारा ही चल रहा है मुझे लग रहा है। तो अब कह रहे हैं यदि अब ठीक है, उन्होंने इसने इतना समाधान दे दिया है, उसके बाद भी इस शंका वाले व्यक्ति को शांति नहीं है। अब ये कह रहा है ननु एव सती प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्याद अरूपी द्रव्यत्वाद वायुवद। अब जो है ये शंका ये उत्पन्न करेगा, घट को द्रव्य कैसे मान रहे हो फिर तुम, यदि वो निर्गुण उत्पन्न होता है। तो ये शंका का भाव समझ लीजिए पहले। इसका कहने का अभिप्राय ये है, ननु सती प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः। यदि घड़ा जो है, ठीक है तुम्हारी बात हमने मान ली, निर्गुण ही उत्पन्न होता है घड़ा, तो वो अरूपी द्रव्यत्वाद वायुवत, वो वायु की तरह अरूपी द्रव्य हो जाएगा। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम। अब द्रव्य तो तभी चाक्षुष होता है जब उसमें यद महत्वे सती उद्भूत रूपवत, जब उसमें उद्भूत रूप हो, एक तो रूप हो और दूसरा महत परिणाम हो, यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो। जैसे हमने कहा द्रव्य है, छोटा सा ऐसा द्रव्य है जो आंख से दिख ही नहीं रहा है, फिर उसको क्या द्रव्य मान सकते हो, कैसे वो चाक्षुष होगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो फिर इतने मैसेज आ गए हैं।
कोई बात नहीं रत्न जानकी जी, आप जुड़ गए हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इसकी, और ये दोबारा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब द्रव्य, तो यहाँ पर कह रहे हैं वो वायु की तरह अरूपी द्रव्य हो जाएगा, तो फिर उसका चाक्षुष कैसे हो जाएगा, वो चक्षु से ग्रहण कैसे होगा। तदेव ही द्रव्य तो तभी चाक्षुष हो जाता है जब उसमें महत परिणाम हो, यानी कि वो थोड़ा बड़ा बड़ा जैसा हो देखने लायक, और उसमें उद्भूत रूप हो, यानी कि उसमें रूप विद्यमान हो। तो अद्रव्यम च स्याद गुणाश्रयत्वाभावाद गुणाश्रयो द्रव्यम इति ही द्रव्य लक्षणम। अब कह रहे हैं वो जो है उसमें रूप न होने के कारण वो अद्रव्य हो जाएगा, क्योंकि गुणाश्रय का अभाव हो जाएगा, गुणों के आश्रय का अभाव हो जाएगा, उसमें गुण तो है ही नहीं। गुणाश्रयो द्रव्यमिति द्रव्य लक्षणम, द्रव्य तो गुणों का आश्रय होता है, ऐसा द्रव्य का लक्षण है। तो अगर तुम कहते हो कि घट पहले क्षण निर्गुण उत्पन्न होता है, तो फिर इसको हम द्रव्य मानने से इनकार करते हैं, ये संकालु व्यक्ति की बात है, द्रव्य इसको नहीं मानेंगे हम भैया, अगर तुम कहते हो कि ये निर्गुण पैदा होता है पहले। तो इसके बाद आगे चलेंगे। सत्य, उनने कहा ठीक है सत्य है, तुम मत मानो, अभी मैं बताता हूं कैसे मानोगे। प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का नो हानि, पहले क्षण में यदि घड़ा आंखों से नहीं दिखता है तो फिर हमें क्या हानि है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे जा करके फिर हम देखेंगे कि क्या होता है प्रक्रिया। न ही सगुणोत्पत्ति क्षणे अपि निमेषावसरे घटो गृह्यते, यदि तुम्हारी ही बात मानते हैं घड़ा जो है सगुण ही उत्पन्न होता है, रूप उसका उसी के साथ उत्पन्न हो जाता है, तो फिर निमेष के अवसर में, यानी कि जब तुम पलक झपकाते हो तो उस समय तो तुमको घट नहीं दिखता है, यानी कि घट का निर्माण कहीं पर हो रहा था। अब हम देख रहे थे, चलो रूप पहले पैदा होता है या घड़ा पहले, हम उसको देख रहे थे, दोनों चीजें एक साथ उत्पन्न होती हैं, हम देखने के लिए वहां पर बैठे थे। जैसे ही घड़ा पूरा निर्मित हो चुका, वैसे ही हमारी आंख उसी क्षण बंद हो गई, तो हमने जिस क्षण घट उत्पन्न हुआ उस क्षण तो हम देख ही नहीं पाए उसको ना। तो यदि हम ये समझे कि पहले घट निर्गुण उत्पन्न होता है, फिर उसमें रूप होता है, तो फिर हमारी क्या हानि हो रही है इतनी बड़ी, क्योंकि अगले क्षण तो उसमें रूप आ ही जाना है। तो इस आधार पर वो उनके मत को उनको सहमत बना रहे हैं घट को द्रव्य मानने के प्रति। तो अब कह रहे हैं तेन व्यवस्थितम एतद निर्गुण एव प्रथमम घट उत्पद्यते। अब कह रहे हैं जो घट है इससे जो है साबित होता है, यदि जब घड़ा उत्पन्न हो रहा है उसी समय हमने आंख बंद कर ली तो फिर हमने घड़े को नहीं देख पाए, यदि सगुण भी उत्पन्न हो रहा है तब भी नहीं देख पाए, तो फिर निर्गुण मानने में क्या समस्या है। तो कह रहे हैं इससे जो है व्यवस्थित हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि पहले जो है घड़ा प्रथम क्षण निर्गुण ही उत्पन्न होता है, द्वितीयादि क्षणेषु चक्षुषा गृह्यते, दूसरे क्षण में वो चक्षु से यानी कि आंख के द्वारा वो ग्रहित हो जाता है। और प्रथम न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावाद द्रव्यत्व आपत्ति ही। अब जो उन्होंने द्रव्यत्व पर आपत्ति खड़ी कर दी थी कि यदि द्रव्य तो ऐसा होता है जिसको चक्षु से ग्रहण किया जाता है, ये इसका द्रव्य का लक्षण है, यदि तुम्हारा घड़ा पहले क्षण निर्गुण पैदा हो रहा है तो फिर उसको हम द्रव्य नहीं मानेंगे। तो केशव मिश्र जी कह रहे हैं कि पहले क्षण यदि घड़ा उत्पन्न हो गया, सगुण ही उत्पन्न हुआ, तुम्हारी ही बात को मानते हैं, यदि सगुण उत्पन्न हो गया और तुमने आंख बंद कर दी उसी समय, तो तुमने पहले क्षण में घड़े को देखा ही नहीं, तो फिर क्या नुकसान है निर्गुण ही मानने में। दूसरे क्षण में तो वो चक्षु से ग्रहण हो ही जाएगा। तो अगर तुम कह रहे हो कि गुण को हम द्रव्य नहीं मानते हैं, तो प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावाद द्रव्य आपत्ति नहीं है, पहले क्षण में उसमें गुण का आश्रय नहीं है तो उसको द्रव्य मानने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि समवायी कारणम द्रव्यम इति द्रव्य लक्षण योगा, जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है। तो ये द्रव्य का लक्षण ये है, तुम्हारा वाला लक्षण नहीं है जो तुम कह रहे हो कि द्रव्य जो है वो क्या लक्षण दिया था इन्होंने, एक बार पीछे देख लेते हैं। इन्होंने दिया था कि ये लक्षण दिया था गुण आश्रयो द्रव्यम इति द्रव्य लक्षणम, गुणों का आश्रय द्रव्य होता है, ऐसा जो है इन्होंने द्रव्य का लक्षण दिया था। तो केशव मिश्र जी कह रहे हैं समवायी कारण द्रव्य होता है, जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है, इसलिए जो है
इस पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च, एक तो बताया कि समवायी कारण द्रव्य होता है, दूसरा ये है योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च, और जो घट है उसमें गुणों के आश्रय की योग्यता तो है ही, इसलिए भी वो द्रव्य है, उसको द्रव्य मानने में आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग्यता च गुणानाम अत्यंता भावा भावः। अब योग्यता कैसे है, उस जो घट है उसमें गुणों के आश्रय की योग्यता कैसे है, क्योंकि उसमें गुणानाम अत्यंता भावा भावः, अत्यंत अभाव का अभाव नहीं है। अर्थात अत्यंत अभाव का मतलब होता है तीनों कालों में, यानी कि ऐसा होता यदि घड़े में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में रूप नहीं होता, तब तो उसमें अत्यंता भाव हो जाता, और यहाँ पर तो अत्यंता भाव का अभाव है, यानी कि अत्यंता भाव नहीं है। एक क्षण में रूप नहीं भी है तो दूसरे क्षण रूप आ जा रहा है, तो वो गुणों के आश्रय का अभाव उसमें नहीं है, इसलिए जो है घड़ा निर्गुण उत्पन्न होते हुए भी द्रव्य है, ऐसा ये केशव मिश्र जी का कहना है। असमवायी कारणम तद उच्यते यत समवायी कारण प्रत्यासन। अब समवायी कारण हो गया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है समवायी कारण में, फिर हम असमवायी कारण पे चल रहे हैं। रत्ना जी, आरती जी, जानकी जी, समवायी कारण आप समझ पाए क्या? नो डाउट, ठीक है। आरती जी तो काफी पढ़ भी रही हैं किताब से भी, एक बार दोहरा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समवायी कारण वही होता है जो क्या होता है, उससे समवेत संबंध के माध्यम से जुड़ा खुद रहता है। पढ़ेंगे एक बार बुक से, तब और समझ लेंगे, तब पूछ लेंगे। अभी तो अच्छे लग रहा है। हाँ, मजेदार है वैसे, यदि शंका होता है ना, बड़ा मजा आता है, मतलब अगर हम समझे तो मजा आ रहा है इसमें, ना समझे तो फिर ऊपर से जाने में तो फिर समस्या ही, क्या समस्या होती है वो ठीक ही रहता है। समझ में आए तो मजा आने वाला विषय है, अभी मुझे भी आ रहा है, पहले तो नहीं आता था। तो पहली अब बार यहाँ पढ़े पर थे तो इसको तो ऊपर ऊपर से चला गया, अब थोड़ा लग रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, आएगा। असमवायी कारण तद उच्यते। अब समवायी कारण होने के बाद असमवायी कारण उसे बोलते हैं जो यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम औधृत्य सामर्थ्य तद असमवायी कारणम। असमवायी कारण वह होता है जो समवायी कारण पर प्रत्यासन्न होता है, और वह कारण की, क्योंकि कारण की बात चल रही है, कारण के भेद हैं समवायी, असमवायी और निमित्त। तो कारण औधृत सामर्थ्य, यानी कि कारण होने की सामर्थ्य होनी चाहिए उसमें, यानी कि पूर्वाभाव होना चाहिए और अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, और वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए, समवायी कारण के अंदर स्थित होना चाहिए अथवा समवायी कारण पर आश्रित होना चाहिए, उसको हम समवायी कारण असमवायी कारण मानेंगे। समवायी कारण तो वही है जो अयुत सिद्ध संबंध के माध्यम से जुड़ा हो, और क्या हो, पूर्व भाव और कारण वाली योग्यताएं तो उसमें होनी चाहिए, पूर्व भाव होना चाहिए और अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि असमवायी कारण में भी कारण की योग्यता होनी चाहिए, वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए, तद वो असमवायी कारण है। यथा तंतु संयोग पटस्य समवाय असमवायी कारण, तंतु संयोग जो है पट का असमवायी कारण है। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेत्वेन समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्वात् अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वेन पटम प्रति कारणत्वात् च। अब कह रहे तंतु संयोग किस प्रकार से इस पट का असमवायी कारण बनता है। पहला तो यह है तंतु संयोग रूपी गुण का पट के जो समवायी कारण है, पट का समवायी कारण क्या है, कोई बताएगा? तंतु, तंतु, बिल्कुल, तंतु है पट का समवायी कारण, और जो तंतु का संयोग है वो पट में प्रत्यासन्न है, यानी कि ये छोटे छोटे तंतु जो है ये नहीं, यही तो जुड़ करके पट बने हैं ना, तो तंतुओं में विद्यमान है तंतु का संयोग। समवायी कारण वो, असमवायी कारण वो होता है जो समवायी कारण में विद्यमान होता है, यानी कि जो तंतु का संयोग है वो तंतु में विद्यमान है, तो तंतु हो गया पट का समवायी कारण, इसीलिए तंतु संयोग हो गया पट का
असमवायी कारण। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणीषु, तंतु रूपी गुणियों में जो तंतु संयोग नामक जो गुण है वो पट समवायी कारण रूपी जो तंतु हैं उन गुणियों में समवेत संबंध के माध्यम से समवेत्वेन समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्वात्, समवायी कारण पर प्रत्यासन्न है वो समवेत रूप से, यानी कि तंतु का जो पट का समवायी कारण तंतु है उसमें तंतु संयोग समवेत संबंध के माध्यम से प्रत्यासन्न है, इसलिए और अनन्यथा सिद्ध है, वो अनावश्यक नहीं है पट के प्रति, क्योंकि यदि पट के लिए अनावश्यक हो जाता, गधा होता तो उसका तो पट से कोई काम ही नहीं है, लेकिन तंतु संयोग का पट से काम है, कारण बन रहा है वो उसके प्रति, और नियत पूर्व भावी है, उससे पहले ही उत्पन्न हो रहा है, यानी कि पट की उत्पत्ति से पहले तंतु संयोग हो रहा है, इसलिए जो है तंतु संयोग पट का समवायी कारण हो जाएगा। तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम। अब जो तंतु रूप है वो पट रूप का समवायी कारण होगा। पहले इतना समझ जाएं, पट का जो समवायी कारण होगा वो तंतु हो जाएगा पट का समवायी कारण, और पट तंतु रूप तंतु संयोग हो जाएगा पट का असमवायी कारण, क्योंकि वो पट के समवायी कारण तंतु में विद्यमान रहता है, इसलिए वो हो जाएगा पट का असमवायी कारण। ठीक है, उसके बाद आगे बता रहे हैं, अब दूसरा जो असमवायी कारण बता रहे हैं, तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। जो तंतुओं का कलर है वो पट के कलर का असमवायी कारण है। अब इस पर शंका उठेगी आगे, इसको हमने समझना है। अब यहाँ पर आगे कहेंगे ननु पट रूपस्य पटः समवायी कारणम। ये शंका वाला व्यक्ति फिर से आ गया है, कह रहा है ननु पट रूपस्य पटः समवायी कारणम, पट रूप का तो पट समवायी कारण हो गया। ठीक है, जो पट रूप है उसका समवायी कारण हो जाएगा पट। पहले ही हमने देखा था कौन किसका समवायी कारण, जब हम देख रहे थे उसी समय हमने देखा घट रूप का घट समवायी कारण, पट रूप का पट समवायी कारण, और घट का समवायी कारण मिट्टी का पिंड, और पट का समवायी कारण तंतु। ठीक है, अब तेन तद्गत रूपस्य एव कश्चित् धर्मस्य पट रूपम प्रति असमवायी कारणत्वम उचितम। अब कह रहे हैं पट जो है पट रूप का तो समवायी कारण है, इसलिए पट में जो विद्यमान होगा, जो भी धर्म पर विद्यमान होगा वो तो पट रूप का समवायी कारण हो सकता है। ये तो जो है इससे हम सहमत हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उचित है। ठीक है, अब तस्य एव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, क्योंकि वो उसी के पट रूप के समवायी कारण में प्रत्यासन्न होगा तो प्रति असमवायी कारण होगा। यहाँ पर जो ये पंक्ति मैंने शायद समवायी पढ़ दिया, प्रति असमवायी कारणत्वम उचितम, कह रहे हैं कि पट का पट रूपस्य पटः समवायी कारण, पट रूप का पट समवायी कारण है, इससे उसमें तद्गत रूप यानी कि पट में विद्यमान जो भी कोई भी धर्म है तो वो पट रूप के प्रति असमवायी कारण हो सकता है, इस बात में हमें कोई शंका नहीं है, ये उचित है। तस्य एव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, उसी के समवायी कारण यानी कि पट में प्रत्यासन्न रहने के कारण पट में कोई अन्य धर्म यदि विद्यमान है तो वह पट रूप का असमवायी कारण हो जाएगा, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पट के समवायी कारण में विद्यमान है। न तो तंतु रूपस्य, अब तंतु रूप का तो मैं नहीं मानता हूँ समवायी कारण असमवायी कारण, तो क्योंकि इन्होंने बोला तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। अब ये कह रहा है वो कैसे हो सकता है भाई, अब बताओ आप, क्योंकि यदि आप पट में विद्यमान किसी धर्म की बात करते तो मैं उसको पट रूप का असमवायी कारण मान लेता, क्योंकि पट जो है इसका समवायी कारण है, इसमें विद्यमान होता, लेकिन तुम तो तंतु रूप को, जबकि तंतु क्या है पट का समवायी कारण है ना। इसको अगर अच्छे से हम लिखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तंतु जो है वो पट का समवायी है, इधर उधर को जो लिखेंगे ये एक दूसरे के समवायी कारण हो जाएंगे, और पट रूप का समवायी कारण
पट हो गया, और पट का समवायी कारण तंतु हो गया, ये इसका समवायी कारण हो गया। तो समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो रही है कि ये कह रहे हैं आप तो तंतु रूप को पट रूप का असमवायी कारण मान दे रहे हो। यदि पट रूप तो पट रूप का पट समवायी कारण है, यदि पट में विद्यमान कोई धर्म होता तब तो वो पट रूप का असमवायी कारण हम मान लेते, लेकिन आप इसको तंतु के रूप को, इस तंतु के रूप को आप पट रूप का समवायी हैं, जबकि पट का तो ये जो पट रूप का असमवायी समवायी कारण तो ये तंतु है ही नहीं, तो कैसे मान रहे हो, ये हमें शंका हो रही है। तो आगे ये कहेंगे, बताएंगे फिर तस्यैव, उसके बाद न तो तंतु रूपस्य, तंतु रूप को पट रूप का समवायी कारण मानने में हम सहमत नहीं है। तस्य समवायी कारण प्रत्यासत्य भावात। अब यहाँ पर कह रहे वो समवायी कारण में विद्यमान न होने के कारण तंतु रूप कैसे पट रूप का समवायी कारण हो सकता है। अब यहाँ पर आगे बताएंगे। अब ये कह रहे हैं माँ एवं, केशव मिश्र जी कह रहे हैं माँ एवं, ऐसा नहीं भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, मैं बताता हूं अब तुम्हें। समवायी कारण प्रत्यासन्नस्य अपि परंपराया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्। अब मैं बताता हूं, अब हम ऊपर और जाएंगे, इसको मिटा देंगे। समवायी कारण कारण प्रत्यासन्नत्वात्, यानी कि जो तंतु रूप है वो किसमें विद्यमान है, तंतु में विद्यमान है। तंतु का रूप, तंतु का कलर तंतु में ही तो विद्यमान होगा ना, यहाँ आ गया तंतु रूप, और ये पट हो गया, ये पट का रूप हो गया। अब ये पट का रूप जो है, ये जो तंतु रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि पट का असमवायी कारण, समवायी कारण सॉरी, पट समवायी कारण में विद्यमान होना चाहिए ना असमवायी कारण, तो पट का समवायी कारण तंतु हो गया, और तंतु में विद्यमान है तंतु का रूप, तो ये पट रूप का समवायी कारण हो गया पट, तो ये समवायी कारण हो जाएगा। पट समवायी कारण का भी समवायी कारण होने के कारण परंपरा तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण हो जाएगा। अब ये समझ पाए होंगे शायद आप समवायी कारण को, मुझे ही कंफ्यूजन हो गया था सुबह इसमें, तो सुबह या कभी एक बार हो गया था, दोबारा देखना पड़ा। असमवायी कारण तंतु रूप पट रूप का कैसे है, आप लोग समझ गए हैं। तंतु पट का समवायी कारण है, पट रूप पट का पट रूप का समवायी कारण है। पट जो है पट रूप का समवायी कारण है, कपड़ा ना अपने रूप के प्रति समवायी कारण है, ठीक है। जो ये जो अब क्या हो जाएगा, जो ये तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण इसलिए होगा क्योंकि असमवायी कारण के लिए कंडीशन रखी है, वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं पट रूप का तो समवायी कारण पट हो गया। अब पट में कोई चीज विद्यमान होती तो हम उसको मान लेते कि वो उसका असमवायी कारण है, लेकिन अब आप तो कह रहे हो तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है, तो केशव मिश्र जी ने ये बात कही वो समवायी कारण प्रत्यासन्न है, यानी कि जो तंतु रूप है वो पट रूप के समवायी कारण पट के समवायी कारण तंतु में विद्यमान है, इसलिए वो जो है पट के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। आशा करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद असमवायी कारण समाप्त हो गया, ठीक है। असमवायी कारण का लक्षण समवायी कारण पर प्रत्यासन्न होना चाहिए और कारण का भी लक्षण उसमें विद्यमान होना चाहिए, यानी कि अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए और पूर्व भावित्व होना चाहिए, तभी वो असमवायी कारण बन पाएगा। निमित्त कारण को कहते हैं, निमित्त एक बार कारण हम ये तब बता दीजिए, पट 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 रूप का पट का समवायी कारण है। पट जो है पट रूप का समवायी कारण है। पट का जो कलर है ना, कपड़े का कलर, उन्होंने बोला कि पहले पट निर्गुण ही उत्पन्न होगा, ठीक है, निर्गुण उत्पन्न होगा पट, उसके बाद अगले क्षण पट का रूप उत्पन्न होगा, तो पट पट रूप से पहले हो गया,
ठीक है, तो पट रूप का वो समवायी कारण पट हो जाएगा। तंतु पट का समवायी कारण है। पहले तंतु हुआ, तंतु से पट की उत्पत्ति हुई ना, समवेत रूप से जुड़ा हुआ है पट से। उसके बाद फिर पट उत्पन्न हुआ तो पट रूप उत्पन्न हुआ बाद में। तो ये पूर्व भाव भी हो गया, अनन्यता सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि पट जो है अनावश्यक तो नहीं है ना पट रूप के प्रति। जब कपड़ा होगा तभी तो कलर होगा, तो अनावश्यक भी नहीं है, तो इसलिए पट जो है अपने रूप का समवायी हो गया। उसी प्रकार घट अपने रूप का समवायी हो गया। तो फिर जब असमवायी की बात आई तो ये जो समवायी है घट और मिट्टी रूपी या पट और तंतु रूपी जो समवायी है, असमवायी कारण वो होता है जो कारण तो हो, दो कंडीशन जो कारण की हैं, यानी कि अन्यथा अनन्यथा सिद्ध और नियत पूर्व भावी जो कारण के दो लक्षण हैं वो तो विद्यमान होने ही चाहिए असमवायी में, क्योंकि वो कारण है। और दूसरी बात यह है कि वो समवायी कारण में विद्यमान होना चाहिए, यानी कि घट रूप के प्रति समवायी कारण वही हो सकता है जो घट में विद्यमान हो। अब यहाँ इन्होंने बोल दिया तंतु रूप पट रूप का समवायी कारण है, तो फिर शंका वाले व्यक्ति ने कहा कि तंतु रूप कैसे पट रूप का समवायी कारण हो सकता है, क्योंकि पट रूप का जो समवायी कारण पट है उसमें तो तंतु रूप विद्यमान नहीं है। तो इन्होंने बताया वो पट रूप के समवायी कारण पट के समवायी कारण तंतु में विद्यमान है, इसलिए समवायी कारण यहाँ पर दो बार लिखा है, समवायी कारण प्रत्यासन्न सन्न अपि परंपराया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, यानी कि जो समवायी कारण के भी समवायी कारण में विद्यमान रहता है उसको परंपरा से समवायी कारण प्रत्यासन्न माना जाता है। अब शायद समझ में आया होगा। अभी भी डाउट है तो हम और बोल सकते हैं, समवायी कारण के पीछे पढ़ सकते हैं। जी फिर भी समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप देखिएगा ना, ये नहीं आना चाहिए समझ में। अगर एक बार में समझ में आ गया इसका मतलब ऊपर से जा रहा है, मास्टर नहीं बेकार है। नहीं आ रहा है तो तब आप समझ पा रहे हैं, आ रहा है तो नहीं समझ पा रहे हैं शायद। और एक बार पढ़ा होगा तो उनका रिवीजन होगा। डाउट ही लग रहा है कि हमारी किताब में ये लिखा है बहुत पट बहुत रूप कंफ्यूजन है समवायी समवायी कारण। कारण है। ना मैंने इसको लौकिक उसमें समझ रखा है ना, वही बात है। मैं भी सुबह मैं भी परेशान हुई थी, क्या कह रहे हैं तुम्हारे किताब वाले, उसी पर चर्चा कर लेते हैं, बताओ। दीदी ये बोल रहा है इस प्रकार तंतु का रूप पट के रूप असमवायी कारण है, शंका पट रूप का समवायी कारण पट है, इसलिए उस पट में रहने वाले किसी धर्म का ही पट रूप के प्रति असमवायी कारण होना उचित है। तो वही तो बात मैंने कही ना, जो ऊपर उन्होंने कहा, मैंने कहा हम मान लेते हैं, तुमने उस चीज को ध्यान से नहीं सुना, मैं दोबारा बोल रही हूँ। यहाँ है ये पट प्रति असमवायी कारणम उचितम, ये तो शंका वाले व्यक्ति ने मान लिया। यदि पट रूप का जो समवायी कारण पट है उसमें कोई चीज विद्यमान होती तो उसको तुम असमवायी कारण कहते पट रूप का, तो मैं मान लेता, उचित है वो। और अब तुमने बहुत ही गलत बात कह दी कि तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवायी कारण है, तो फिर ये संभव नहीं है। तब केशव मिश्र जी ने आगे आकर के समझाया कि वो समवायी कारण के समवायी कारण में विद्यमान होने के कारण परंपरा से समवायी कारण प्रत्यासन्न हो जाएगा, इसलिए तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण होगा। ठीक है, एक बार हम चिंतन करना, फिर समझ में आएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ। अभी नहीं हुई हूँ, मतलब अभी क्लियर हुआ है ये टॉपिक, एक बार हो गई थी मैं क्या है ये करके ना, दोबारा पढ़ा। तंतु रूप पट कारण है ना, क्या तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। हाँ, असमवायी कारण है। जी असमवायी कारण होने में शंका कर दी इन्होंने, जो शंका वाले एक व्यक्ति इनके पीछे पड़े हैं ना केशव मिश्र के, वो शंका उत्पन्न कर रहे हैं ऐसा क्यों। उन्होंने बोला कि वो हमारी तरह नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत गहराई से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा तुमने बोला था जो असमवायी कारण होता है वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न रहना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा तंतु रूप है वो तो पट रूप के
समवायी कारण यानी कि पट में तो विद्यमान ही नहीं है, वो तो यहाँ है क्योंकि ये इसका समवायी कारण है। तब केशव मिश्र जी ने कहा जो पट रूप का समवायी कारण पट है और उसका समवायी कारण यानी कि पट का समवायी कारण तंतु रूप है, तो वो यहाँ विद्यमान है तीसरी पीढ़ी में, यानी कि ये पट रूप का दादा हो गया, ये ऐसे समझो। तो फिर मैं मजाक कर रही हूँ दादा, और पट ये समवायी कारण प्रत्यासन्न हो गया ना, तंतु रूप जो है समवायी कारण के समवायी कारण में प्रत्यासन्न है पट रूप के प्रति, तो इसलिए पट रूप का असमवायी कारण हो जाएगा। इसको भी परंपरा से हम असमवायी कारण ही मानेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। एक बार फिर से चिंतन करना, यही क्लियर, यही निकलेगा कंक्लूजन लास्ट में। निमित्त कारण बोल दें, कंफ्यूजन हो गया आरती जी, बहुत कंफ्यूजन, अब नहीं होगा, एक बार आप मनन करना फिर पूछना। आगे बढ़े फिर निमित्त कारण देखें। हेलो, हाँ ठीक है, निमित्त कारण देख लेते हैं। अब निमित्त कारणम तद उच्यते, निमित्त कारण उसे कहते हैं, निमित्त कारण बहुत सरल है, ये समवायी और असमवायी में थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होंगे। एक बार समवायी कारण को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना, असमवायी कारण को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। फिर ये जो तंतु रूप के कारण कंफ्यूजन हुआ है, जब ये संकालु व्यक्ति को कंफ्यूजन हो सकता है तो हम तो बच्चे ही हैं, हमें तो होगा ही। तो फिर उसके बाद सोचना कि तंतु रूप को पट रूप का समवायी कारण बोल रखा है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आपका जब कंक्लूजन निकलेगा तब जाके आपको समझ में आ पाएगा कि क्या बात चल रही है यहाँ पर। अब निमित्त कारण जो है समवायी कारण, न समवायी कारण न असमवायी कारण है ये, यत न जो न समवायी कारण न असमवायी कारणम अथ च कारणम तद निमित्त कारण, वही कारण जो है निमित्त कारण है जो न ही समवायी है और न ही असमवायी है। यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, बेमा इत्यादि जो तुरी बेमा इत्यादि जो होते हैं वो पट के निमित्त कारण है, यानी कि वो न ही समवायी है और न ही असमवायी है, क्योंकि पट का जो समवायी है वो तंतु हो गया, क्योंकि समवेत संबंध से तंतु रहता है, और पट रूप के प्रति पट समवायी कारण हो गया, असमवायी कारण तंतु रूप का पट रूप हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी। तो फिर अब तुरी बेमा इत्यादि का न समवायी में नंबर आ रहा है न असमवायी में, तो वो निमित्त कारण हो जाएंगे, क्योंकि समवेत संबंध से रहते नहीं है तो समवायी नहीं हो पाएंगे। फिर किसी असमवायी कारण में विद्यमान नहीं है तो फिर असमवायी भी नहीं हो पाएंगे, समवायी में विद्यमान नहीं है तो वो निमित्त कारण हो जाएंगे। तद एतद भावानाम एव त्रिविधम कारणम, जो भाव पदार्थ होते हैं, भाव पदार्थ मतलब जो होते हैं जिनकी सत्ता होती है उनको भाव बोल सकते हैं हम, जो दिखते हैं, जो जैसे कपड़ा है और ये घट है, ये चीजें भाव पदार्थ हैं। उनके तीनों कारण होते हैं, यानी कि समवायी असमवायी और निमित्त तीनों कारण होते हैं। अभावस्य तो निमित्त मात्रम तस्य क्वचित असमवायवात। अब यहाँ कह रहे अभाव का तो निमित्त मात्र ही कारण होता है, क्योंकि उसका किसी के साथ समवाय संबंध होता ही नहीं है, यानी कि अभाव। जैसे तंतु से पट की उत्पत्ति हो रही है, तंतु समवेत रूप से जुड़ के पट के साथ आश्रित रह रहा है पट में, लेकिन जो अभाव, अभाव का मतलब है जिसका भाव ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो अभाव है, ठीक है। अब अभाव से क्या कोई चीज उत्पन्न होती है या किसी के साथ जुड़ करके अभाव कार्य की उत्पत्ति कर सकता है? इसलिए अभाव का केवल निमित्त मात्र ही होता है। अभाव का मतलब है कोई वस्तु वहां पर नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे सामने पेन का अभाव है, ठीक है, इसका क्या न समवायी कारण है न असमवायी कारण है, क्योंकि न ही यहाँ पर पेन किसी से उत्पन्न हो रही है, न किसी कोई इस पेन के साथ जुड़ करके निर्भर है, आश्रित है, यहाँ पर तो पेन है ही नहीं। तो निमित्त कारण इसलिए पेन का होगा, हो सकता है किसी ने उठा के पेन को यहाँ से दूसरी जगह रख दिया हो, तो वो अभाव कर दिया वहां पर पेन का, तो उसका कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। इसलिए अभाव पदार्थ का केवल निमित्त कारण ही होता है। शायद ये वाले उदाहरण से बेहतर समझ में आया होगा, पेन वाले उदाहरण से। समवायस्य भाव द्वय धर्मत्वात्, समवाय जो
जो समवाय संबंध होता है वहां पर दोनों भाव होते हैं, यानी कि कार्य और कारण दोनों ही विद्यमान रहते हैं। ठीक है, हाँ आप समझ पाए होंगे। तो अभाव का मतलब वस्तु का न होना, और उसके प्रति निमित्त कोई भी हो सकता है, जिसने उठा के रख दी हो, उसका अभाव कर दिया हो वहां पर, वो निमित्त हो सकता है। तद एतत् त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथय कथम अपि स अतिशयम तदेव करणम, क्योंकि बात तो करण की चल रही थी, बीच में कारण आ गए, फिर उसके बाद 3 प्रकार के कारण बता दिए, फिर संयोग और समवाय संबंध आ गया बीच में, तो वो सब बता दिया। फिर अब कारण याद आ गया, भाई हमारा तो करण वाला प्रकरण चल रहा था, साधक तमम करणम, क्योंकि वहां पर क्या था, अभी परमा ही चल रही है। ये प्रमा का क्या था, वो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण को देख रहे थे, प्रमाण क्या है देख रहे थे ना हम, फिर हमने प्रमा क्या है वो देख ली, उसके बाद करण क्या है वो देख लिया, तो करण के कारण वो कारण बीच में आ गया, फिर संयोग संबंध आ गया, संयोग और समवाय संबंध आ गया, फिर कारण आया, तो कारण के 3 प्रकार हो गए, वो सब देख लिया। उसके बाद कह रहे ये तीनों कारणों के मध्य यद एव कथम अपि स अतिशयम तदेव कारणम, जो कोई भी अतिशय कारण होता है वही कारण होता है। साधक तमम कारणम बोला ना, फिर पूछ दिया कि कारण क्या है, कारण क्या है, इस वजह से थोड़ा सा बीच में पूरा विस्तार आ गया। उसके बाद लास्ट में बात ये आ गई कि जो इन कारणों के मध्य में जो अतिशयित कारण होता है, जो अतिशय से कारण होता है, अतिशय साधक होता है, वही कारण बन सकता है। तेन व्यवस्थितम एतद लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम इति, इससे जो है ये लक्षण सिद्ध हो गया। प्रमा का करण यानी कि यथार्थ ज्ञान का जो सार है वही प्रमाण है, ऐसा सिद्ध हो गया। ये मैंने जो अभी बोला था ये आप देख लीजिएगा, ये आपको भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने कर दिया, वीडियो में यदि आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा मैंने पट रूप का लिखने की बजाय पट का लिख दिया था। समवायी कारण तंतु जो है पट का समवायी कारण है, मृत पिंड घट का समवायी कारण है, घट रूप का समवायी कारण है, उसी प्रकार से पट रूप का समवायी कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद असमवायी कारण जो है तंतु संयोग पट का समवायी कारण हो गया, और तंतु रूप पट रूप का समवायी कारण हो गया, और निमित्त कारण जो है तुरी वेमा इत्यादि निमित्त कारण हो जाएंगे। उसके बाद मैंने फिर से समझाने के लिए यहाँ पर फिर से लिख दिया है, अभाव पदार्थ का केवल निमित्त कारण होता है, समवाय संबंध तो केवल 2 भाव पदार्थों का ही धर्म है, जहां पर कार्य और कारण दोनों विद्यमान है वहीं समवाय हो सकता है। तंतु रूप पट में प्रत्यासन्न रहकर पट के समवाय, तंतु रूप वाली जो बात आई थी ना, तंतु रूप पट में प्रत्यासन्न न रहकर पट के समवायी कारण तंतु में प्रत्यासन्न रहता है, अथवा समवायी कारण प्रत्यासन्नता के कारण, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, प्रत्यासन्नता के कारण परंपरा से पट रूप का समवायी कारण तंतु रूप हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद ये बीच में फिर एक कुछ लोगों ने, क्योंकि प्रमाण सिद्ध है बोल दिया था ना, तो बीच में किसी ने प्रमाण को किसी और ही चीज को प्रमाकरणम प्रमाणम तो केशव मिश्र जी और न्याय वाले मान रहे हैं, लेकिन कोई जो व्यक्ति है वो मान रहा है यद अनधिगतार्थ गंत्री यत्तु अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षणम, किसी व्यक्ति ने जो है जो अनधिगत होता है यानी कि जो अज्ञात होता है वही प्रमाण हो सकता है, ऐसा किसी व्यक्ति ने कह दिया। किसने नहीं कहा, ये कुमारिल भट्ट ने कहा, मीमांसकों ने। जो अज्ञात होता है वही क्या होता है, प्रमाण होता है, यानी कि अज्ञात अर्थ जब प्रकाशित हो, जो चीज हमें पता ही नहीं है वो जब प्रकाशित होगी तब वो वही प्रमाण मानेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पर यह खंडन करते हुए कह रहे हैं तद न, ऐसा नहीं है, एकस्मिन् एव घटे घटो अयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम गृहीत ग्राहिणाम प्रमाण्य प्रसंगात। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम अज्ञात पदार्थ को यदि अनधिगत यानी अज्ञात अर्थ के बोध कराने वाले को ही यदि हम प्रमाण कहें तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक घट है,
हम उसको देख रहे हैं, हाथ में घट रखा है या कहीं नीचे घट रखा है, तो हमको ये घट है, ये घट है, ये घट है कह रहे हैं, तो वो अनधिगत कैसे हो सकता है? पहले ही बार में हमने उसको जान लिया, तो अगली बार हमने ये घट है जाना, तो फिर हम वो जो आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष हो रहा है उसको हम प्रमाण ही नहीं मान पाएंगे। तो ये जो गृहीत ग्राहिणाम अप्रमाण्य प्रसंगात, गृहीत एक बार हमने उसको जान लिया तो दोबारा उसको जानेंगे तो फिर वो अप्रमाण्य हो जाएगा। इस कारण से ये अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षणम, ये जो है सही नहीं है, ऐसा इन्होंने बता दिया है। उसके बाद न च अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणाद अनधिगतार्थ गंत्रता, अब कह रहे हैं और नहीं जो अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणाद, यानी कि दूसरे क्षण में वो घट बदल थोड़ना रहा है। हम एक ही घट था, उसको एक बार देखा तो हमें उसका ज्ञान हो गया, दोबारा फिर देखा तो फिर अब तो वो नहीं रहा कि अज्ञात नहीं रहा, एक बार हम जान चुके हैं ये घट है, तो फिर वो अप्रमाण्य हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि अगले क्षण जो है वो घट कुछ और दूसरे ही रूप में दिखाई दे रहा है, या वो घट बदल करके दूसरा ही हो जा रहा है, तो विशिष्ट तो नहीं हो रहा है ना, विशिष्ट विषयीकरणार अनधिगतार्थ गंत्रता। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा जो ये कह दिया है कि जो अनधिगत होता है वही प्रमाण होता है, अनधिगत अर्थ का ज्ञान होता है वही प्रमाण होता है, ऐसा जो कह दिया है वो गलत बात है। और अगले क्षण वो उसको देखने में वो नहीं हो सकता है, मतलब वो परिवर्तन थोड़ा हो रहा है। यदि आप मानते हैं पहले क्षण अलग ही घट था, दोबारा वो फिर हमें दूसरा अज्ञात का ही ज्ञान हुआ, ऐसा मानते हो तो प्रति क्षण को आप गिन नहीं सकते हो। ये उनके मत को खंडन करने के लिए कह रहे प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष के द्वारा सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात, यानी प्रत्यक्ष के माध्यम से आप सूक्ष्म काल, यानी कि जो छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म होता है ना काल, हर मिनट में, जैसे में 1 मिनट में ही 60 सेकंड हो गए, तो फिर उन सेकंडों के अंदर भी उसकी छोटी इकाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस काल को जो है, काल की सूक्ष्मता होने के कारण काल को हम ऐसे गिन नहीं सकते। अब आप घट को देखे हो तो पता नहीं आपने कितनी बार देख लिया उसको, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए काल को हम काल के भेद का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आप ये अनधिगतार्थ वाला जो नियम दे रहे हैं, जो अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षणम, ये लक्षण कर रहे हैं प्रमाण का, ये सम्यक नहीं है। काल भेद ग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम योग पद्यादि अभिमानो न स्यात्। अब यहाँ पर कह रहे हैं काल भेद के ग्रहण में, तो जैसे कोई, पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, फिर ये 4 योग पद्य जो बनते हैं उनको देखेंगे। जैसे क्या होता है, एक पेन है, ठीक है, यह किताब मेरे टेबल पर पड़ी है, अब मैं सोच रही हूं कि इसको मैं उठा करके जहां किताबों की अलमारी है वहां रख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम समझते हैं मैंने किताब टेबल से उठाई अलमारी में रख दी, तो एक ही क्रिया मानी ना इसको, इसमें 4 स्टेप होते हैं, हम इसी में भेद नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये काल को क्या गिनेंगे, ऐसा इनका भाव है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी क्रिया में क्या होता है, क्रियादि संयोगांता नाम चतुर्णाम योग पद्याभिमानो न स्यात्, यानी कि इनके जो 4 क्रिया के चरण होते हैं उनमें ही हम विभाग नहीं कर पाते हैं, उसको केवल हम एक पुस्तक रखना के रूप में मान लेते हैं। तो वहां पर एक पहली तो क्रिया होती है, जैसे हम किताब को उठाया हमने, तो दूसरा उसमें क्या हो गया, क्रिया तो विभाग है, यानी कि जो टेबल था, टेबल में किताब रखी थी, उसका उस किताब का उस टेबल से विभाग हो गया, यानी कि वो उससे हट गई, संयोग का नाश हो गया। विभागात पूर्व संयोग नाश हो, यानी कि पहले तो हमने किताब उठाई, एक क्रिया हुई, तो फिर टेबल से किताब का विभाग हो गया, दूसरी क्रिया हो गई। तो तीसरी क्रिया ये हुई, विभाग के कारण टेबल के में जो जुड़ी थी उसका संयोग हुआ था, उसका नाश हो गया। और ततः उत्तर देश संयोगत्वात् संयोग, एक मिनट मिटा लेते हैं, संयोगोत्पत्ति इति। अब चौथा जो हो जाएगा वो उत्तर देश, यानी कि जहां मैं अलमारी में किताब को रखने जा रही हूँ, तो उस अलमारी के साथ इस किताब का संयोग हो जाएगा। तो ये 4 क्रियाएं हैं, लेकिन हम जो है इसको एक ही समझ लेते हैं,
टेबल से किताब उठाना या अलमारी में किताब रखना के रूप में हम समझते हैं। इसी छोटी सी क्रिया में 4 प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला, हम किताब को उठाएंगे। दूसरा, किताब का टेबल के साथ वियोग होगा, विभाग होगा। तीसरा, विभाग के कारण टेबल के साथ संयोग नाश होगा। चौथा, उस उत्तर देश यानी कि अलमारी के साथ संयोग हो जाएगा। तो 4 प्रकार की क्रियाएं तो यहीं पर हैं, और तुम तो इतनी छोटी सी एक क्रिया में तुम 4 क्रियाओं का विभाग नहीं कर पा रहे हो, तो तुम घट को देखे रहोगे तो उन क्षणों को गिन पाओगे क्या? यही इसका अभिप्राय, कहने का तात्पर्य उनका है। तो ये जो है इनके एक घट, ये वाला जो मत ऊपर दिया था, यत्तु अनधिगंत्री प्रमाणम इति लक्षणम, अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षणम, इसका जो है इस माध्यम से ये पूरा जो इन्होंने पैराग्राफ कहा है उसके प्रति, तो इसका जो है उनके कथन का वो करने के लिए, उनके कथन का खंडन करने के लिए मीमांसकों के ऐसा ये 4 प्रकार की क्रिया के पूर्व 4 प्रकार के योग पद्य बनते हैं, 4 प्रकार के योग बनते हैं, ऐसा उन्होंने फिर सिद्ध करने के लिए ऐसा बोला। यानी कि काल को जो है, काल के सूक्ष्म भेद का आकलन करना संभव नहीं है, ऐसा कह दिया। तो उनके मत का खंडन हो गया। अब आगे चलें या आप लोग थक गए हैं बहुत ज्यादा? हेलो, आरती जी, रत्ना जी, जानकी जी, बताएं। थके तो नहीं? मैं पहले तक पढ़ा दीजिए ना। अच्छा, पढ़ा दें, बिल्कुल, आपको ताकत है तो हम भी पढ़ा देते हैं। ये क्योंकि ये मेरा टारगेट था इसको खत्म करने का, मैंने इतना रिकॉर्ड भी किया था। एक ही पैराग्राफ है, हाँ, पेज भी तो खत्म हो गए हैं। हाँ, एक ही पैराग्राफ पे खाली बचा है। ठीक है, ठीक है, फिर कल से हम जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इन चीजों को पढ़ेंगे। तो ननु प्रमायाः कारणानि बहुनी संति, प्रमा के कारण बहुत सारे हैं। प्रमातृ प्रमेय आदि। अब पहले हम प्रमाता, आज आप लोग जुड़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ, आज भी चल रही है। प्रमाता, प्रमाता क्या होता है? जो ज्ञान करने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि यथार्थ ज्ञान प्रमा है। तो प्रमा के कारण बहुत सारे हैं। कारण तो वही बनेगा जो अतिशय कारण होगा। तो प्रमा का कारण, प्रमा, ये जो ज्ञान करने वाला व्यक्ति, यानी कि मुझे ये चीज क्या है ऐसा ज्ञान करना है, ठीक है, तो मैं क्या हो गई? प्रमाता। और प्रमेय क्या होगी? जैसे मैंने देखा कहीं पर पुस्तक पढ़ी थी, मेरी मन में इच्छा हुई कि मुझे जो है ये पुस्तक देखना है, तो मैं तो प्रमाता हो गई। और वो पुस्तक जो है वो क्या होगी? प्रमेय, क्योंकि उसको जानना है मैंने, तो ये हो गया प्रमेय। तो क्योंकि ज्ञान हो रहा है, प्रमा हो रही है वहां पर, तो प्रमा के साधन बहुत सारे हैं, प्रमाता है, प्रमेय है। तानि अपि किं कारणानि उत न इति, करणानि, वो भी जो है कारण है या नहीं है? यानी कि प्रमा के कारण तो बहुत सारे हैं, प्रमाता हो गया, प्रमेय हो गया, यानी कि जो पुस्तक है वो भी तो प्रमेय, वो भी तो कारण है, क्योंकि उसके द्वारा भी तो एक पुस्तक ही नहीं रहती तो फिर हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? प्रमेय यदि नहीं होता तो फिर यथार्थ ज्ञान कैसे होता? तो वो जो प्रमेय है वो भी प्रमा का कारण तो है। क्या वे भी कारण हो सकते हैं या फिर न? उन न उत न इति, ये उत शंका के लिए प्रयुक्त होता है, संशय के अर्थ में। तो वो भी क्या कारण हो सकते हैं या नहीं, ऐसा कह रहे हैं। उच्च कहते हैं, ठीक है, आगे कहने के लिए उच्चते प्रयोग किया है। सती अपि प्रमेय च प्रमा उत्पत्ते है इंद्रिय संयोगादौ सती। अब यहाँ पे कह रहे हैं सती अपि, होने पर भी, होते हुए भी, प्रमात्री यानी कि प्रमात्री और प्रमेय, प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी, प्रमा उत्पत्ति उत्पत्ते है इंद्रिय संयोगादौ सती। प्रमा की उत्पत्ति तो इंद्रिय संयोग के द्वारा ही होती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, पेन भी है, ये प्रमेय हो गया। प्रमाता, जानने वाली मैं भी हूं, ठीक है, मेरे पास आंखें भी हैं, ठीक है। अब मैंने आंखें बंद करके मैं कहीं और जगहों को देख रही हूँ, क्या यथार्थ ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
तो प्रमेय भी है, प्रमाता भी है, और उसके बाद अन्य साधन भी हैं, लेकिन इंद्रिय का संयोग नहीं हो पाया। इंद्रिय मतलब हमारी आंखें हैं, आंखें जो है इस वस्तु से संयुक्त ही नहीं हो पाई, तो ज्ञान नहीं हो पाया। तो इसलिए चाहे प्रमाता हो, प्रमेय हो, चाहे दुनिया की सारी शक्तियां हो, जब तक इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ संयोग न हो पाए तब तक यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं है। अविलंबेन प्रमात्पत्तेः अतः इंद्रिय संयोगादि एवं कारण। यहाँ पर कह रहे हैं अविलंब से प्रमा की उत्पत्ति हो जाती है जब संयोगादो, यानी कि जब इंद्रिय का संयोग होता है तो अविलंब से यानी कि शीघ्र ही ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए इंद्रिय संयोग ही कारण होगा। जो साधक हम बोल रहे थे, फिर इतना लंबा चौड़ा चर्चा चली, लास्ट में ये पता चल रहा है यथार्थ ज्ञान का साधन रूप में करण कौन हो सकता है? करण इंद्रिय आदि संयोग, यानी कि कोई भी वस्तु तक नहीं होती है, यानी कि प्रमा का जो करण होता है, एक कारण जो होता है वो इंद्रिय संयमाया साधकत्व विशेष अपि येन एव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयित्वात् अतिशयितं साधकम साधकतमं तदेव करणम इति उक्तम। अब कह रहे हैं साधकत्व विशेष होने के कारण और अनेन एव इसी का उत्कर्ष होने के कारण, इंद्रियार्थ संयोग का उत्कर्ष होने के कारण प्रमात्रादिभ्यो, प्रमाता इत्यादि जो है, प्रमात्रादिभ्यो प्रमाता आदि से अतिशयित्वात् अतिशय होने के कारण और अतिशयित साधक होने के कारण साधक तमम, वो साधक तम हो जाता है और वही कारण हो सकता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, जो प्रमाता प्रमेय इत्यादि जो साधन है प्रमा के, उन सब से अधिक उत्कर्ष किसका है? इंद्रियादि संयोग का। और अतिशय साधक है इंद्रियार्थ संयोग। तो जो अतिशय साधक होता है वो साधकतम होता है और इसी कारण इंद्रियार्थ संयोग प्रमा का कारण हो गया। आगे चलेंगे उसके बाद, अतः इंद्रियादि संयोग एवं प्रमाकरणत्वाद प्रमाणम। इंद्रियादि संयोग ही प्रमा का कारण होने के कारण, क्योंकि प्रमाकरण प्रमाणम बोला है, तो प्रमा का जो कारण है वही प्रमाण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियादि संयोग आदि प्रमा का कारण होने के कारण प्रमाणम, इंद्रियादि संयोग आदि एवं प्रमा का कारण होने के कारण प्रमाणम। पहले इतना जान लेंगे, इंद्रियादि संयोग ही प्रमा का कारण होने के कारण प्रमाण है, न प्रमात्रा आदि। जो प्रमाता और प्रमेय इत्यादि हैं वो प्रमाण नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो प्रमा के कारण ही नहीं है। ज्ञान के कारण है, साधन है, लेकिन प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो प्रमा के कारण नहीं है। इसमें कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है किसी को? हेलो, चलिए ये हो गया है। उसके बाद कुछ कंफ्यूज हुआ तो पूछ लो। आज नेटवर्क जी आपका साथ दे रहे हैं। तानी प्रमाणानी चत्वारी, प्रमाण जो है 4 हैं, यथा न्याय सूत्रम, जैसा न्याय सूत्र में कहा गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द आदि जो है प्रमाण 4 प्रकार के हैं। ये यहाँ पर हमने फिर से अपनी स्लाइड बना रखी है, उसमें भी था। न्याय के अनुसार प्रमाण जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द 4 प्रमाण है न्याय के आधार पर। धन्यवाद आप सभी का, और विशेष धन्यवाद